यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। आज से देखिए हम पर्यावरण जैविकी और क्लास में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र जैव भू रासायनिक चक्र। और जैव भू रासायनिक चक्र में हम पढ़ चुके हैं जल चक्र के बारे में, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे फास्फोरस चक्र के ऊपर। फास्फोरस चक्र फास्फोरस साइकिल या फास्फोरस चक्र। देखिए, जो जैव भू रासायनिक चक्र है ये दो तरह के होते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र, कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि पर्यावरण में या वातावरण में विद्यमान है सेडिमेंटेशन, अवसाद की फॉर्म में, अवसाद के रूप में, जैसे कि चट्टान के रूप में। ठीक है, चट्टान के रूप में उनका अवसादन हो रखा है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं प्रकृति में, वातावरण में, जिनका अवसादन हो गया, जिनका जमाव हो गया, चट्टानों के रूप में वो विद्यमान है, चट्टानों के रूप में वो पाए जाते हैं। इस तरह के अवसादन को, इस तरह के पदार्थ जो कि चट्टान के रूप में पाए जाते हैं, चट्टानों के रूप में जिनका भंडारण है और वो उनका अपक्षरण होता है, क्षरण होता है, और चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप उनके सरलतम अणु पहुंचते हैं मृदा के अंदर, और मृदा से फिर उनको अवशोषित किया जाता है जीवों के द्वारा, पादपों के द्वारा। इस तरह से जब ये वापस से इनके डेड बॉडी हो जाती है, ठीक है, इनके शारीरिक इनके शरीर को अपघटित किया जाता है, तो इनके अंदर से जो पोषक तत्व हैं, जो ये पोषक तत्व है, इनको वापस से डिग्रेड कर मृदा के अंदर मिला दिया जाता है, और इस तरीके से इनका लगातार जमाव होता रहता है और वापस से इनकी चट्टानें निर्मित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो चक्र है जो कि चट्टानों के रूप में पाया जा रहा है प्रकृति के अंदर, और प्रकृति के अंदर इन चट्टानों का जब अपक्षरण होता है, ठीक है, अपक्षय होता है, ये टूटती हैं, तो टूटने के पश्चात इनसे इनके सरल अणु निकलकर मृदा में पहुंचते हैं। मृदा के अंदर से इनको अवशोषित किया जाता है पादपों के द्वारा। फिर जब पादप शरीर को का अपघटन किया जाता है, और अपघटित होने के पश्चात ये पदार्थ वापस से लंबे समय तक जमाव होता रहता है, इनका सेडिमेंटेशन होता रहता है, तो वापस से एक नई चट्टान का निर्माण हो जाता है। इस तरह का जो चक्र है उसे कहा जाता है अवसादी चक्र। ठीक है, दूसरा चक्र होता है कुंड चक्र या तरल चक्र, फ्लूइड साइकिल, जिसमें कि वाटर साइकिल आती है। ठीक है, वाटर साइकिल आती है, जल चक्र को पढ़ते हैं, ऑक्सीजन चक्र को पढ़ते हैं, वो दूसरे के तरह के चक्र है। तो जो फास्फोरस चक्र है वो क्या है, अवसादी चक्र का प्रकार है, क्योंकि जो फास्फोरस जो ये तत्व है ये वायुमंडल के अंदर विद्यमान नहीं होता, ये चट्टान के रूप में पाया जाता है वातावरण में। फास्फोरस की चट्टानें पाई जाती हैं। फास्फोरस जो पदार्थ है इनका अवसादन हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, जमा हो जाता है एक के ऊपर एक, और हजारों लाखों वर्षों के उपरांत फास्फोरस तत्व के सेडिमेंटेशन या जमाव के फलस्वरूप फास्फोरस की चट्टानों का निर्माण हो जाता है, और चट्टानों के रूप में ही ये वातावरण में पाए जाते हैं। जो फास्फोरस चक्र है वो अवसादी चक्र का एक प्रकार है, सेडिमेंटेशन साइकिल या फिर अवसादी चक्र, क्योंकि फास्फोरस जो तत्व है वो एक दूसरे के ऊपर इनका जमाव होता चला गया, और इसके फलस्वरूप फास्फोरस की चट्टानें विकसित हुई, और इन फास्फोरस की चट्टानों से ही फास्फोरस मुक्त होकर अन्य जीवों तक पहुंच पाता है। ठीक है, इस तरह से जो फास्फोरस चक्र वो अवसादी चक्र का प्रकार है, और प्रकृति में केवल फास्फोरस चट्टानों के रूप में ही ये विद्यमान है। अब देखिए, जो ये फास्फोरस चक्र है
इसमें होता क्या है, जो फास्फोरस की जो चट्टानें हैं जो कि स्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, इनका विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा क्षरण होता है, ठीक है, अपक्षय होती हैं, ये टूटती हैं एक दूसरे से जब टकराती हैं, ये बड़े बड़े पत्थर या प्राकृतिक घटनाओं के कारण, वायु से घर्षण होने के कारण, विभिन्न प्राकृतिक कारणों से जब ये चट्टानें टूटती हैं तो इनके सरलतम अणु क्षति होकर पहुंचते हैं मृदा के अंदर। वहां से इनको अवशोषित किया जाता है पादपों के द्वारा, और पादपों के द्वारा अवशोषित करने के पश्चात इनको संग्रहित कर लिया जाता है अपने शरीर के अंदर। जब पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है जीवों के द्वारा, तो जीवों तक ये इस तरह से पहुंचते हैं, ठीक है। अब जब पादप और जीव मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को अपघटित किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इनका डिकम्पोजिशन किया जाता है, ठीक है, डिकम्पोजर्स के द्वारा क्षरण किया जाता है, और इनके अंदर जो विद्यमान फास्फोरस है वो वापस से सरलतम अणुओं में टूटकर मृदा में पहुंच जाते हैं। जो मृदा के अंदर ये फास्फोरस पहुंचा है, वर्षा के जल के साथ ये बहता हुआ महासमुद्रों में पहुंच जाता है, और कुछ फास्फोरस की मात्रा को वापस से अवशोषित कर लिया जाता है पादपों के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से फास्फोरस की कुछ मात्रा तो जल के प्रवाह के साथ बहती हुई महासमुद्रों में पहुंच जाती है, जहां पर उनका जमाव होता रहता है समुद्र के तलों में, और कुछ फास्फोरस की जो मात्रा है अवशोषित कर ली गई है दूसरे पादपों के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर ली गई है, वो वापस से फास्फोरस चक्र में आ जाती है, ठीक है। तो देखिए फास्फोरस चक्र में होता क्या है, जब फास्फोरस की चट्टानों को अपक्षरण होता है, ठीक है, इनका टूटती हैं ये चट्टानें, तो इनसे जो सरलतम अणु निकलते हैं फास्फोरस के, वो मृदा में आकर जब मिलते हैं तो मृदा के अंदर से कुछ फास्फोरस को तो अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, और कुछ मात्रा वर्षा के जल के साथ में बहकर महासागरों में पहुंच जाती है। तो फास्फोरस की बहुत ज्यादा मात्रा जो फास्फोरस चक्र है उससे निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि महासागरों के पैंदे में, बॉटम में जो ये फास्फोरस जम रही है, सेडिमेंटेशन इसका हो रहा है, वो फिर उपयोग में नहीं ली जाती, ठीक है। लाखों हजारों करोड़ों वर्षों से उसका जमाव होता रहता है महासागरों के पैंदे में, और उसके फलस्वरूप चट्टानें निर्मित होती रहती हैं महासागरों के अंदर। अब जब प्राकृतिक घटना कोई घटित होगी और महासमुद्र का जो जल है वो किसी दूसरे जगह पर जाएगा, तो उसके पैंदे में जो निर्मित हुई है फास्फोरस की चट्टानें, वो वापस से स्थलीय क्षेत्र में पहुंचेगी और दोबारा से वो फास्फोरस चक्र में भाग ले पाएंगे। तो इस तरह से जो फास्फोरस है वो लगातार क्या है, फास्फोरस चक्र से बाहर निकलता जा रहा है। सबसे सरल प्रकार का फास्फोरस चक्र होता है, अन्य चक्रों की तुलना में फास्फोरस वायु के अंदर विद्यमान नहीं होता, केवल चट्टानों के रूप में पाया जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा प्रतिवर्ष फास्फोरस चक्र से निकलकर महासागरों के पैंदे में जमाव होती जा रही है, ठीक है। तो फास्फोरस जो चक्र है इसमें फास्फोरस स्थलीय क्षेत्र से समुद्रीय क्षेत्र की तरफ क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। समुद्री जल के अंदर बॉटम में उसका सेडिमेंटेशन होता जा रहा है, और समुद्रों के अंदर फास्फोरस की नई चट्टानों का विकास होता जा रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, ठीक है। इसके साथ में देखिए जो ये स्थलीय क्षेत्र से फास्फोरस जल के प्रवाह के साथ में समुद्रों में पहुंच रही है, ठीक है, उस समुद्री फास्फोरस को वापस से स्थलीय क्षेत्र में लेके आने का जो कार्य है वो कैसे हो पा रहा है, ठीक है। देखिए ज्यादा मात्रा में जो फास्फोरस है स्थलीय क्षेत्र से पहुंच रही है समुद्रों में, लेकिन बहुत कम मात्रा में समुद्रों से स्थलों पर वापस पहुंच पा रही है। समुद्रीय जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, वो उपयोग में करते हैं समुद्र के जल के अंदर घुलित फास्फोरस का, और जब इन समुद्रीय जीव जंतुओं को जिनके अंदर फास्फोरस पाई जाती है उनको स्थलीय जीव जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है,
तो वापस से समुद्री फास्फोरस को स्थलीय क्षेत्र में लेके आया जाता है। ठीक है, देखिए फास्फोरस की चट्टानें स्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनका अपक्षरण होता है और फास्फोरस के जो तत्व हैं ये मृदा में मिल जाते हैं। मृदा में पहुंची इस फास्फोरस को जल के प्रवाह के साथ में समुद्र में पहुंचा दिया जाता है। समुद्र में पहुंचने के पश्चात इसका उपयोग किया जाता है समुद्री जीव जंतुओं के द्वारा, और कुछ फास्फोरस जो होती है वो समुद्र के पैंदे में बैठ जाती है। जो समुद्र के पैंदे में बैठ गई, बॉटम में सेडिमेंटेशन हो गया, अवसादन हो गया, उस फास्फोरस को वापस फास्फोरस चक्र में लेके आने का काम तो बहुत समय बाद में ही हो पाएगा, जब प्राकृतिक कोई घटना घटित होगी, जब उस जगह का जल किसी दूसरे जगह पर पलायन कर जाएगा और जल के बॉटम में पैंदे में जो फास्फोरस चट्टानों का विकास हुआ है वो बाहर निकल के आएगा, तब वो वापस से फास्फोरस चक्र में भाग लेगी। लेकिन जो फास्फोरस जलीय जीव जंतुओं के द्वारा उपयोग में कर ली गई, उन जीव जंतुओं को स्थलीय जीव जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य क्या करता है, समुद्री मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो समुद्री मछलियों के शरीर के अंदर जो फास्फोरस पाई जा रही है उसको वापस से समुद्र से स्थलीय क्षेत्र में लेके आया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षियां ऐसे भी हैं जो कि समुद्र के जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि सारस की बात करें तो ये क्या है, समुद्री मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और स्थलीय क्षेत्र में निवास करते हैं और ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं। तो और फिर ये क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। इनके जो मलमूत्र होते हैं, जो इनके वेस्ट मटेरियल है, उनके अंदर समुद्री फास्फोरस पाई जाती है जो कि स्थलों पर वितरित की जाती है। इन्हें इस समुद्री फास्फोरस को जो कि स्थलीय जीव जंतुओं के द्वारा पहुंचाई गई है, वापस से समुद्री जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण कर गए, ग्वेनो के रूप नाम से जाना जाता है, ग्वेनो। ठीक है, इस खाद को व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा और इसका व्यवसाय किया जाता है। जिस स्थलीय क्षेत्र में पक्षी निवास करते हैं, ऐसे पक्षी जो कि भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं, समुद्री मछलियों को। समुद्री मछलियों के अंदर पाई जाती है फास्फोरस, तो वो पहुंच गई पक्षियों के अंदर। अब जब पक्षी उसका डाइजेशन करेंगे, उसको अपघटित करेंगे और फिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करेंगे, तो उनके उत्सर्जित पदार्थ के अंदर फास्फोरस पाई जाती है, जिसे हम ग्वेनो कहते हैं। इस ग्वेनो को उपयोग में लिया जाता है मनुष्य के द्वारा व्यावसायिक रूप में। ठीक है, इस तरीके से समुद्र के अंदर जो फास्फोरस होती है उसको वापस से स्थलीय क्षेत्र में लेके आई जाती है। इस तरह से जो फास्फोरस चक्र है वो चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया, एकदम सरल प्रकार का होता है। अन्य चक्रों की तुलना में फास्फोरस चक्र और प्रतिवर्ष फास्फोरस चक्र के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा है वो एक बहुत बड़ी मात्रा फास्फोरस की हटकर समुद्र के बॉटम में, पैंदे में उसका अवसादन होता जा रहा है। इसको इस तरह से जो फास्फोरस है उसकी कमी होती जा रही है स्थलीय क्षेत्र में। अब जब कभी प्राकृतिक घटना कोई ऐसी घटित होगी जो कि क्या करेगी, कोई भूकंप ऐसा आएगा जो कि महासमुद्र के जल को उस जगह से पलायन कर किसी दूसरी जगह पर लेके जाएगा और समुद्र के बॉटम में जो फास्फोरस की चट्टानें बनी हुई है वो वापस से बाहर निकल कर आएंगी और स्थलीय क्षेत्र में पहुंच पाएंगी और इस तरीके से फिर वो वापस फास्फोरस चक्र में। ठीक है, इस तरह से जो फास्फोरस चक्र है वो देखा जाता है। देखिए, इसके साथ साथ में मृदा के अंदर जो ये फास्फोरस पहुंचती है, ये फास्फोरस अन्य तत्वों के साथ में, जैसे कि कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है, पोटेशियम है, उनके साथ में मिलकर मिश्रित यौगिक का निर्माण भी करती है। जीव जंतु के अंदर अगर बात करें, एनिमल्स के अंदर बात करें, तो एनिमल्स के अंदर जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसके संश्लेषण में, संगठन में फास्फोरस का योगदान है। ठीक है, जो हमारी हड्डियां बनी हुई होती हैं, अस्थियां बनी हुई होती है, उसका संगठन कैल्शियम के साथ साथ में फास्फोरस
का भी होता है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाई जाती है हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर। और ये जिस फास्फोरस का उपयोग कर लिया गया है हड्डियों के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में, वो फास्फोरस, ठीक है, लंबे समय के लिए फास्फोरस चक्र से हट जाती है, क्योंकि इस फास्फोरस को अपघटित होने में अधिक समय लगता है। आया समझ में? देखिए, जो चट्टानों के अंदर फास्फोरस पाई जाती है उसका जब अपक्षरण होता है वो मृदा में पहुंचती है और फिर मृदा से पादपों के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है और भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जब भोज्य पदार्थों को जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इस तरह से जो फास्फोरस चट्टानों के रूप में पाई जाती है स्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है, वो पहुंच जाती है जीव जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर, और उसका उपयोग किया जाता है अपने शारीरिक विकास में, ग्रोथ करने में। जैसे कि जीव जंतुओं के अंदर हड्डियां जो पाई जाती हैं, अस्थियां जो पाई जाती हैं, उनके निर्माण में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ अन्य तत्व भी हैं, अन्य शरीर के अन्य भाग भी हैं, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो हमारा डीएनए होता है उसके निर्माण में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अन्य शारीरिक भाग भी ऐसे हैं जिनके निर्माण में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो जो अन्य भाग है उनका वापस से अपक्षरण किया जाता है, उनको अपघटित किया जाता है और फास्फोरस वापस से स्वतंत्र की जाती है मृदा के अंदर और मृदा से वापस से वातावरण में पहुंच जाती है। इस तरह से चक्र चलता रहता है फास्फोरस का। लेकिन फास्फोरस की जो मात्रा उपयोग में कर ली गई जीव जंतुओं के द्वारा अस्थि निर्माण में, हड्डी के निर्माण में, ठीक है, बोन्स के निर्माण में, फास्फोरस की वो मात्रा जो कि अस्थि निर्माण में उपयोग में कर ली गई है, उस मात्रा को लंबे समय के लिए हटा दिया जाता है फास्फोरस चक्र से, क्योंकि अस्थियों का अपघटन होने में अधिक समय लगता है, ठीक है। जब अस्थियों का अपघटन होगा, अपक्षरण होगा, तो उससे फास्फोरस जो है वो निकल पाएगी, स्वतंत्र हो पाएगी और वापस से वातावरण में पहुंच पाएगी। तो इसमें क्या है, जो फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में भाग ले लेती है, उस फास्फोरस को लंबे समय के लिए फास्फोरस चक्र से हटा दिया जाता है, ठीक है। और वो वाली फास्फोरस जो कि समुद्रों के पैंदे में बैठ गई, उस फास्फोरस की मात्रा को भी फास्फोरस चक्र से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से जो फास्फोरस चट्टानों के रूप में विद्यमान है स्थलीय क्षेत्र में, उस फास्फोरस की अधिक मात्रा प्रति वर्ष फास्फोरस चक्र से हटती जा रही है और स्थलीय क्षेत्र में, स्थलीय वातावरण में फास्फोरस की मात्रा की कमी आती जा रही है, ठीक है। समझ में आया आपको? इस तरह से जो फास्फोरस चक्र है वो चलता रहता है, ठीक है। इस क्लास में हमने बात की है जैव भू रासायनिक चक्र में, जैव भू रासायनिक चक्र में फास्फोरस चक्र के ऊपर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो फास्फोरस चक्र है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा अवसादी चक्र का कौन सा प्रकार है, ठीक है। सेडिमेंटेशन जो साइकिल है वो किस टाइप का होता है, या फिर कौन सा ऐसा चक्र है जो कि अवसादी चक्र का प्रकार होता है। अवसादी चक्र में हम उनका अध्ययन करते हैं या उसको जाना जाता है उन तत्वों का जो कि चट्टानों के रूप में विद्यमान है वातावरण में, जिनका अवसादन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया और चट्टानों के रूप में वो विद्यमान है प्रकृति के अंदर। तो जो फास्फोरस चक्र है वो अवसादी चक्र का एक रूप है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।